अस्सलाम वालेकुम। आज हम नंबर थ्री का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ। इसमें पहला टॉपिक आता है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो पी। तो सबसे पहले हम एक फार्मूला ड्राइव करते हैं कि क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व करने का इजी मेथड से सॉल्व करने के लिए हम इसका फार्मूला ड्राइव करते हैं। तो क्या है, कंसीडर एक क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस को हम कंसीडर करते हैं जो कि जनरल होता है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। ये ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी थिकनेस को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी कॉन्ग्रुएंट टू ज़ीरो मोड पी, ये क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस दिया गया है। तो इसके आगे क्या है, वेयर पी बीइंग ऑड प्राइम एंड पी डज नॉट डिवाइड ए, दैट इज जीसीडी ऑफ ए एंड पी इज इक्वल टू 1। यानी कि ये दोनों आपस में को प्राइम हैं। पी और ए ये को प्राइम इसलिए लेने हैं कि अगर इन दोनों का जीसीडी 1 ना आए, 1 के अलावा कुछ आ गया, तो फिर इसका मतलब है कि पी जो है डिवाइड करेगा ए को। अगर पी डिवाइड कर जाएगा ए को तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। फिर इसका ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट जब पूरा डिवाइड होकर वो ज़ीरो बच जाएगा तो ये टर्म ही ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हमने कहना है कि पी डज़ नॉट डिवाइड ए, या ये कह लो तो यहाँ ये दोनों एक ही बात है। जीसीडी ए का पी के साथ 1 आना चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जीसीडी अगर ए का पी के साथ 1 है, ठीक है, अगर जीसीडी ए का पी के साथ 1 है तो जीसीडी ए को हम 4 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि पी ऑड प्राइम है। ठीक है, ऑड प्राइम है, इसका मतलब है कि इसका ये जो है इसमें 2 नहीं आता। 4 जो है वो होता है 2 इंटू 2, लेकिन पी ऑड प्राइम है, ऑड भी है और प्राइम भी है, यानी कि ये कंपोजिट तो हो नहीं सकता। तो इसलिए 4a का भी पी के साथ जीसीडी 1 आएगा। इसके बाद क्या करेंगे, ये हमें पता चल गया कि 4a का भी पी के साथ जीसीडी 1 है। तो हम क्या कर सकते हैं, 4a को इस कॉन्ग्रुएंस के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ज़ीरो के साथ करेंगे तो 4a 0 टाइम्स 0 आ जाएगा, और लेफ़्ट साइड पे करेंगे। ये हमने 4a के साथ मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि हमने एक आसान सा फार्मूला ड्राइव करना है। तो 4a के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमसे बहुत ज़्यादा सिंपल सा एक फार्मूला बन जाएगा। 4a के साथ हर एक टर्म को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया सिंप्लीफिकेशन के बाद। इसके बाद क्या आएगा, मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की एक टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट की, वो है बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये किस लिए ऐड की, यहाँ पे हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद हमें ये टर्म मिल जाएगी, ये फार्मूला बंद हो जाएगा। 2ax प्लस बी होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac ऐसे ही रहेगा। ये कॉन्ग्रुएंस के दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो जो माइनस बी स्क्वायर है ये प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस 4ac अब उधर जाके माइनस 4ac हो जाएगा, और लेफ़्ट साइड पे ये एज इट इज़ रहेगा। तो इसके बाद क्या होगा, ये हमारे पास आ गया है। यहाँ से हम इसे y कह लेते हैं, जो y इज़ इक्वल टू 2ax प्लस बी है, और जो कॉन्ग्रुएंस के दूसरी तरफ है उसको बी स्क्वायर माइनस 4ac को उसे हम d कह लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये चीज़ इसके अंदर ये पुट कर दें। पुट कर देने के बाद ये आ गया वाई स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू डी मोड पी, और ये हमने किसको किया है सॉल्व, इसको, ये जो जनरल क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस है उसको हमने सिंप्लीफाई करके ये बना दिया है। ठीक है, वेयर वाई इज़ दिस एंड डी इज़ दिस। तो ये जो है कॉन्ग्रुएंस जिसको हम लेके चले थे सॉल्व किया है, और जो लास्ट पे आया है ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, इन दोनों के इक्विवेलेंस को हमने चेक करके, मतलब कि इक्विवेलेंस वाला रूल अप्लाई करके हमने इस तरह के कॉन्ग्रुएंस को आगे क्वेश्चन में सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये इसका ये हो गया है, विच इज़ सिंपल एंड इजी टू सॉल्व। इसके बाद क्या आ जाता है, दो डेफिनेशंस आ जाती हैं। कौन कौन सी डेफिनेशन है, एक है क्वाड्रेटिक रेजिड्यू एंड नॉन रेजिड्यू अंडर मोड पी। पी वही ऑड प्राइम, लेट पी बी एन ऑड प्राइम एंड जीसीडी ए का पी के साथ 1 है। ए इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ पी इफ
ए को हम क्वाड्रेटिक रेजिड्यू कहेंगे पी का जब हम एक्स स्क्वायर करेंगे कन्ग्रुएंट टू ए आएगा मोड पी हैज़ सोल्यूशन। हैज़ सोल्यूशन का मतलब है कि अगर एक्स की कोई ऐसी रकम मिले हमें जिसका स्क्वायर करने से कन्ग्रुएंट टू ए आ रहा है तो अंडर मोड पी, ठीक है। अगर ऐसा एक्स एग्जिस्ट कर जाए यानी कि उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करे तो फिर इस ए को रिमाइंडर को हम कहेंगे ये क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है पी का, ठीक है। और अगर इसका ऐसी हमें कोई भी रकम ना मिल रही हो जिसका स्क्वायर करने से कन्ग्रुएंट टू ए आए तो फिर हम ए को उसका क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू कहेंगे, क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू। ए इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू इफ एक्स स्क्वायर कन्ग्रुएंट टू ए मोड पी हैज़ नो सोल्यूशन, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशंस थी। मिसाल आ गई आगे, एग्जांपल है कि एक्स स्क्वायर कन्ग्रुएंट टू 1 मोड 13 हैज़ सोल्यूशन। एक्स 1 पे इसका सोल्यूशन बनता है और 12 पे, ठीक है। यानी कि 1 का स्क्वायर करने से कन्ग्रुएंट टू 1 मोड 13 आता है। तो ये जो रिमाइंडर 1 बचा है ये 1 जो है क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होगा। इसी तरह 12 जो है 12 का स्क्वायर करें तो 144 आता है। 144 को 13 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 बचता है। तो इसलिए 12 भी इसका क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होगा, ठीक है। सॉरी, 12 इसका क्वाड्रेटिक रेजिड्यू नहीं होगा। 12 तो इसका सॉल्यूशन होगा। रिमाइंडर 1 आ रहा है तो 1 इसका क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होगा, ठीक है। तो हमें यानी कि यहाँ पे एक्स के दो सॉल्यूशन मिलते हैं, एक 1 मिलता है और एक 12 मिलता है जिनका स्क्वायर करने से कन्ग्रुएंट टू 1 मोड 13 आता है। तो 1 जो है 1 फिर इसका क्या होगा, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होगा। अब अगर हम कहें नॉन रेजिड्यू की मिसाल देते हैं, ये जो है अब हम अगर कहें एक्स स्क्वायर कन्ग्रुएंट टू 2 मोड 13 तो हमें हाँ इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। मोड 13 है तो हमने 1 से लेकर 12 तक सारे नंबर चेक करने हैं, यानी 13 से छोटे 1 से लेकर 12 तक, यानी कि एक्स के अंदर पुट करने हैं। 1 का स्क्वायर करें तो वो कन्ग्रुएंट टू 1 आता है। 2 का करेंगे तो 4 आएगा। 3 का करेंगे 3 का 9 आएगा कन्ग्रुएंट टू 9। 4 का करेंगे तो 4 चौके 16 और 16 में से फिर 13 को माइनस भी करना है क्योंकि अंडर मोड 13 है तो रिमाइंडर 3 बचा। तो इधर तो 2 है, फिर इसका मतलब है 4 भी इसका सोल्यूशन नहीं। 5 भी करेंगे, 6 भी, आप 12 तक चेक कर लेना, आपको कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा 1 से लेकर 12 तक जिसको स्क्वायर करने से कन्ग्रुएंट टू 2 आए, ठीक है। तो ये 2 नहीं आएगा कन्ग्रुएंट टू 2, तो यानी कि इसका मतलब है कि हैज़ नो सोल्यूशन अंडर मोड 13, ठीक है। इसका सोल्यूशन नहीं है तो फिर हम इस 2 को कहेंगे 2 इज़ क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू ऑफ 13, ठीक है। ये दो डेफिनेशंस हो गई अच्छे से। क्या है, नाउ लेट अस सी हाउ मैनी इंटीजर्स मे बी क्वाड्रेटिक रेजिड्यू एंड क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू ऑफ ऑड प्राइम पी। तो ये देखते हैं, आगे क्वेश्चन हल करते हैं तो उसके साथ हमें ज़्यादा क्लियर होगा। क्या है, लेट पी 13 दिया हुआ है, बी ऑड प्राइम, फाइंड हाउ मैनी इंटीजर्स आर क्वाड्रेटिक रेजिड्यू एंड क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू ऑफ पी। तो हमने इस क्वेश्चन में यही फाइंड करना है कि 13 के मोड पी यानी कि मोड 13 के कितने क्वाड्रेटिक रेजिड्यू और क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू बनते हैं। उसके लिए चेक करेंगे कि हम सिंप्लीफाई कंसीडर इस तरह की शक्ल बनाएंगे, इस तरह का क्वाड्रेटिक रेजिड्यू लेंगे क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि एक्स स्क्वायर कन्ग्रुएंट टू ए मोड 13। अगर एक्स की वो वैल्यूज जिनका स्क्वायर करने से कन्ग्रुएंट टू ए सोल्यूशन मिलता हो तो फिर ए को हम उसका क्वाड्रेटिक रेजिड्यू कहेंगे। तो चेक करते हैं, A will be quadratic residue of 13 if x square congruent to A mod 13 is solvable, which is possible when A runs through the set 1 to 12। तो हाँ, क्योंकि ये mod 13 है तो इसके लिए वैल्यूज़ हम 1 से लेकर 12 तक चेक करेंगे। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हुई है हर स्टेप के, हर नंबर के लिए। अब वैसे भी सिंप्लीफाई कर लेना कैसे हुआ।
1 के लिए भी और 12 के लिए भी सेम रिमाइंडर आता है, इसलिए दोनों को इकट्ठा लिख लिया। 2 और 11 का स्क्वायर करने से दोनों का रिमाइंडर 4 आता है। 3 और 10 का करने से 9 आता है। 4 और 9 का करने से 3 आता है। 5 और 8 करने का से 12 आता है। 6 और 7 का करने से 10 आता है। मैं आपको ये लास्ट वाला 6 और 7 का करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए ये कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा, 6 छिका 36, 6 का स्क्वायर होता है 36। 36 को हमने 13 पे तकसीम करना है और रिमाइंडर लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या बचेगा। 13 है, 13 दूनी 26 होता है। 13 दूनी 26, 26 को इसमें से निकाल लें तो 10 बच जाता है। ठीक है, सिंपली इसका 10 आ गया। इसी तरह 7 का है, 7 को 7 से ज़रब दें तो 49 आता है। तो 13 तिया 39, 39 को इसमें से निकाल लें तो 10 बचता है। ठीक है, दोनों के हिसाब से 10 रिमाइंडर आ गया। अब यहाँ पे देखने हैं, क्योंकि हमें ये सोल्यूशन मिले हैं 1 से लेकर 12 तक सारे सोल्यूशन मिले हैं, तो इनके रिमाइंडर जो देखने हैं, रिमाइंडर जो आएंगे ये सारे 1, 4, 9, 3, 12 एंड 10, ये सारे के सारे डेफिनेशन के मुताबिक ये सारे के सारे हो गए क्वाड्रेटिक रेजिड्यू। ये रेजिड्यूज़ हैं और 1 से लेकर 12 तक बाकी जो इसके अलावा नंबर बचेंगे वो इसके नॉन रेजिड्यू होंगे। कंसिक्वेंटली क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ 13 आर, यही हैं ये जो मैंने ऊपर मार्क किए हैं, बस तरतीब से लिखें 1, 3, 4, 9, 10 एंड 12, क्योंकि ये रिमाइंडर में आए थे तो यही सारे इसके क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज होंगे। और जो इनके अलावा हैं, यानी कि 1 आ गया तो 2, 1 आ गया उसको छोड़ के नीचे 2 लिखेंगे। 3 आ गया है, 4 भी आ गया है, 5 नहीं आया वो नीचे नॉन रेजिड्यू में जाएगा। आगे 5 नॉन में आया है, 6 भी, 7 भी, 8 भी नॉन रेजिड्यू में आएगा। फिर 9 जो है वो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू में है। 10 भी क्वाड्रेटिक में है। 11 इधर नहीं है तो 11 नॉन रेजिड्यू में चला जाएगा। और 12 भी है। तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है 6 जो आए हैं, यानी टोटल नंबर इस सेट में 12 थे, 6 इसके क्वाड्रेटिक रेजिड्यू में चले गए हैं और 6 ही नंबर इसके क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू में चले गए हैं। ठीक है, वो ये है, तरतीब से ये लिखें। आगे हम इम्पोर्टेंट नोट्स पढ़ते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोटिस दैट नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज और नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यूज ऑफ एन ऑड प्राइम दोनों के इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे कि ऊपर वाली एग्जांपल में हमने दोनों देखे 6 आए हैं, तो दोनों की तादाद जो है सेम सेम होती है किसी ऑड प्राइम के लिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, फॉर एन ऑड प्राइम पी नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक रेजिड्यू एंड नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू ऑफ पी आर P-1/2 एग्जैक्टली। जैसे यहाँ 13 था, P 13 है, तो इस फार्मूले में पुट करें 13-1/2, तो 13 में से 1 निकाल लें 12, 12 को 2 पे तकसीम करें तो 6 आता है। तो इनकी तादाद भी 6 आई, इनकी तादाद भी 6 आई। तो उन्होंने यही कहा कि फॉर एन ऑड प्राइम पी नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक रेजिड्यू और नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू की तादाद एग्जैक्टली P-1/2 होती है, होगी। ठीक है, आगे हम थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या आ रहा है, पढ़ते हैं। इफ़ ए इज़ क्वाड्रेटिक रेजिड्यू और नॉन रेजिड्यू ऑफ पी, देन P-A इज़ आल्सो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू और क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू ऑफ पी। ठीक है, ये क्या लिखा है ये मैं आपको समझाता हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट नोट है, इसमें बताता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर 1, मतलब कि 4 कह लेता हूँ, हाली 4 की बात करता हूँ। 4 हमें पता है कि ये क्वाड्रेटिक रेजिड्यू में आया है। अगर 4 क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है तो हम P-4B कहेंगे कि वो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है। यहाँ P 13 है तो 13 - 4 क्या आएगा, 9। तो 9 भी क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ज़रूर होगा। तो 9 यहाँ पे 4 के नीचे ही 9 लिखा है, तो दोनों ही आगे हैं। इसी तरह वाइस वर्सा, 9 अगर क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है तो P-9 यानी कि 13 - 9 जो कि 4 बनता है।
अगर 9 है तो 4 भी होगा। ये थी क्वाड्रेटिक रेजिड्यू की बात। अब क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू की बात करते हैं। ऊपर वाली ही एग्जांपल से लेते हैं। ये कोई भी नंबर ले लो, इनमें से मैं ले लेता हूँ 5, ले लेता हूँ 5। ठीक है, 5 जो है क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू है, तो p-5 करें, यानी 13-5, 13 में से 5 निकाल लें तो 8। 8 भी फिर क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू होगा, नॉन रेजिड्यू। तो यहाँ 5 को मैंने पहले ही मार्क किया और आगे 8 भी है इसी लिस्ट में, नॉन रेजिड्यू में। तो ऐसे सिंपल आपने हर एक के लिए चेक कर लेना, क्योंकि एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ आ जाए। जस्ट आपने यहाँ से कंसेप्ट ले लेना। आखिरी पॉइंट, इफ ए इज क्वाड्रेटिक रेजिड्यू और नॉन रेजिड्यू ऑफ p एंड a congruent to b mod p हो, देन b इज आल्सो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू और नॉन रेजिड्यू रिस्पेक्टिव टू p। उन्होंने यहाँ पे ये सिंपल सा कहा चौथे पॉइंट में कि अगर दो नंबर आपस में कन्गुरेंट आ रहे हैं और उनमें से एक अगर क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है, तो वो जो कन्गुरेंट आया है वो भी क्वाड्रेटिक कहलाएगा। लेकिन अगर दोनों में से एक नॉन है तो कन्गुरेंट वो जिसके है वो भी नॉन क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू होगा। आगे वो जो सबसे पहला हमने फार्मूला डिराइव किया है उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन है, मैं इनमें से आपको करवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 3 पे, सोल्व 5x² - 6x+2 कन्गुरेंट टू 0 mod 13। तो सोल्यूशन है, इसमें हम वो कोफिशेंट ए बी सी की वैल्यूज़ लिखते हैं। एक्स स्केयर के साथ जो होता है वो ए की वैल्यू होती है, एक्स के साथ जो होता है वो बी की वैल्यू होती है, ये है -6। और जो है एक्स के अलावा जो होती है सिंगल टर्म वो कांस्टेंट सी, और ये यहाँ पे मोड के आगे जो होता है पी। ठीक है, हमने चारों वैल्यूज़ लिख ली। तो हमने ये फार्मूला ड्राइव किया है कि ये कॉन्ग्रुएंस इक्विवेलेंट टू है दिस वन, वाई स्केयर कॉन्ग्रुएंट टू डी मोड पी। ये हमने पहले पेज पर ही ड्राइव किया है। तो यहाँ पर अब हमने इसको इसमें कन्वर्ट करके हल करना है, तो ये बहुत ज़्यादा आसानी से हल हो जाएगा। यहाँ पे हमने y और d की वैल्यू जो वहाँ पे रखी थी वो भी याद रखनी है। ठीक है, y की वैल्यू क्या थी, y इज इक्वल टू 2ax+b एंड d की वैल्यू थी b² - 4ac। तो इसमें से ये रख के y फाइंड करेंगे, y आ गया 10x - 6 और d की वैल्यू आ गई d इज इक्वल टू -4। अब यहाँ पे एक और बात है, y की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में ही पुट नहीं कर देनी। ये हमने फाइंड कर लिया, ठीक है, लेकिन अभी इसको यूज़ नहीं करना। पहले हम d को यूज़ करेंगे इसके अंदर। वाई स्केयर कन्गुरेंट टू डी मोड p में वाई स्केयर एज इट इज़ लिखेंगे और d की जगह हम फिर लिख देंगे उसकी वैल्यू जो कि -4 है। -4 में 13 को दोबारा से ऐड करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव टर्म है, तो हम रिमाइंडर के अंदर ये 13 को जितनी बार मर्ज़ी ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ये बेसिक रूल है कन्गुरेंस के, तो आपको पता होगा। -4 में 13 को ऐड किया तो वो 9 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं डायरेक्ट ट्रेल मेथड से। ट्रेल मेथड क्या होता है कि हमने 13 से वो वैल्यूज़ लेनी है जिनका कन्गुरेंट 9 आता है हो। ठीक है, तो वो हमने जब 1 लेके, क्योंकि वो 13 से छोटी वैल्यू 1 से लेकर 12 तक के दरमियान में ही होनी चाहिए, तो 1 चेक करेंगे तो 1 कन्गुरेंट टू 1 मोड 13 आता है, क्योंकि 1 का स्केयर करने से कन्गुरेंट टू 1 ही आएगा। 2 का स्केयर करने से 4 आएगा। 3 का स्केयर करने से कन्गुरेंट टू 9 आएगा। अच्छा, 3 का करने से 9 आ गया तो हमें 9 ही चाहिए था रिमाइंडर में। इसका मतलब है 3 इसका सलूशन होगा। 3 इसका एक सलूशन हो गया। तो हमने अभी अभी पीछे एक और पॉइंट पढ़ा है कि अगर 3 इसका सलूशन है, ठीक है, तो p-13 और 3b इसका सलूशन होगा। तो वो क्या होगा, p-13 - 3 वो आ जाएगा 10। ठीक है, 10 भी इसका सलूशन होगा। तो डायरेक्ट हमने दूसरा सलूशन फाइंड करने के बजाय डायरेक्ट लिख दिया, 13 - 3 = 10 आ गया।
अच्छा, अब ये 10 जो आया है ना, एक और बात है, इसको अगर हमने चेक करना है क्या वाकई इसका सलूशन है, तो फिर इसमें पुट करते हैं। 10 की पावर 2 करने से 100 आता है और 13 पे तकसीम करें, 13 पे इसको तकसीम करेंगे तो 13 साता 91 होता है, यानी 91। 13 का टेबल अगर 7 तक पढ़ें तो वो आता है 91। तो 91 100 में से 91 निकालें तो 9 रिमाइंडर बचता है, यानी कि 10 भी इसका सलूशन होगा। वैसे अगर हम चेक करना चाहें तो हर एक नंबर को चेक कर सकते हैं, तो हमें सिर्फ 3 और 10 ही सलूशन मिलेंगे। पर यह है कि हमें जब एक मिल गया है तो हम 13 में से डायरेक्ट इसको माइनस कर देते हैं, तो दूसरा सलूशन भी मिल जाएगा। चेक करने का फिर टाइम बच जाता है। तो यहाँ पे 2 सलूशन आ गए, y इज़ कन्ग्रुएंट टू 3 mod 13 और y इज़ कन्ग्रुएंट टू 10 mod 13। अब यहाँ पे y की ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या था, एक क्वाड्रेटिक कन्ग्रुएंस था, हमने इसको 2 लीनियर में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि y की वैल्यू पुट करेंगे ना, तो ये आ गया एक लीनियर में। लीनियर में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे x की वो जो पावर है 1 है, तो इसको हम लीनियर कहेंगे। ये भी एक लीनियर कन्ग्रुएंस है। ठीक है, 2 लीनियर कन्ग्रुएंस बन गए। अब इसको सॉल्व करते हैं। इनको सॉल्व करने का तो बहुत ही सिंपल तरीका है, जैसे हमने पहले भी छोटे सेमेस्टर्स में पढ़ा है, 4th सेमेस्टर में भी पढ़ा था। यहाँ पे 10x माइनस 6 है, माइनस 6 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो +9 हो जाएगा। अब 10x और ये 9 है, हमने ये जो है ना x का कोफिशेंट, यहाँ से हमें सिर्फ x चाहिए होता है, इसके कोफिशेंट को ख़त्म करना होता है। तो वो हम कैसे कर सकेंगे, इस 9 के अंदर हम 13 को यहाँ ऐड कर देंगे, जितनी बार मर्ज़ी, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे उतनी बार कि वो इस वाले का x के साथ जो रकम है उसका मल्टीपल बन जाए, उसका फैक्टर में आ जाए। ठीक है, तो वो है 13 को 7 बार इसमें ऐड किया तो वो 100 आ गया। अब 10 और ये टेबल से कैंसिल हो जाते हैं, तो ये 10 आ गया। ठीक है, तो दूसरी तरफ इधर देखें तो 10x कन्ग्रुएंट टू 16 है, क्योंकि ये -6 था, उधर जाके 16 का बन जाना था इसने। यहाँ पे ये देखें 10 है और ये 16 है, यहाँ पे 2 पे तकसीम करें तो 5 और 8 बच गया। अब 8 में से हमने 13 को एक बार माइनस कर दिया तो -5 हो गया। -5 और 5 5 अब कैंसिल हो जाएंगे, तो ये -1 में 13 को ऐड कर देंगे तो 12 आ जाएगा। ये वैसे लीनियर कन्ग्रुएंस सॉल्व करना आपको पहले से ही आता होगा, तो मैंने बस आपको ये रिवाइज़ करा दिया था। अब ये 10 और 12 जो हैं, इस कन्ग्रुएंस के 2 सॉल्यूशन निकले हैं इस जो गिवन था। ठीक है, वैसे अगर आपको पेपर में आंसर आपने चेक करना हो क्या जो आंसर आया वो ठीक है, तो हम उसे चेक भी कर सकते हैं इसके अंदर पुट करके। हमारे पास 10 और 12 दो सॉल्यूशन आए हैं, तो इस कन्ग्रुएंस में पुट करते हैं और देखते हैं क्या उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके वो पे 13 पे पूरा पूरा तकसीम होते हैं या नहीं, क्योंकि कन्ग्रुएंट टू ज़ीरो का मतलब है कि ये सारी की सारी वैल्यूज़ टर्म आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होकर 13 पे पूरी तकसीम होकर रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं, वो 10 और 12 हैं। ये वैसे पेपर में ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये अगर आपने जवाब अपने आंसर चेक करने हैं कि ये मैंने जो हल किया क्या ये ठीक है, तो इसके अंदर पुट करेंगे। क्या आया है, मैं 10 को रख के चेक करता हूँ। 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर एक्स यानी कि 10 का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 100 -6 इंटू एक्स यानी कि 10, और आगे क्या है +2, तो +2 लिख लिया। ये इनको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 13 पे तकसीम करना है, तो ये जो है 100 जो है ये 9 बच जाएगा। ठीक है, इसकी जगह 9 आ जाएगा। और ये 60 है, क्योंकि 10 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 60। तो इसको भी 60 वो रिमाइंडर लिख लेते हैं 13 के टेबल पढ़ के 60 तक। तो 13 का टेबल अगर 4 तक पढ़ें तो 52 आता है। तो 52 और यहाँ से रिमाइंडर हमने लिखना है इस टर्म का, तो वो -8 बन जाएगा। माइनस इसके साथ पहले से है, इसलिए मैंने साथ माइनस लगाया। और आगे 2 एज इट इज़ रहने देते हैं।
फिर 5 नाम 45, 45 और ये क्या है, 45 में से 8 निकाल लें। हाँ, 45 और 46 और 47, ये 47 हो जाएगा। 47 में से 8 निकाल लें तो 39, 39 और ये 13 पे पूरा पूरा तकसीम होता है, रिमाइंडर 0 बच जाता है। तो इसका मतलब है जो 10 जो इसका सोल्यूशन निकला ये बिल्कुल ठीक है। तो वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी 10 के लिए। इसी तरह आप 12 के लिए भी चेक कर लेना। और मज़ीद मेन बात, जो आपका पेपर में अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप अपने आंसर को चेक कर लेना। अगर तो वो आंसर वो उसको वेरीफाई सेटिस्फाई कर जाएगा तो आपका जो सोल्यूशन निकालना है तो वो ठीक ही होगा। और अगर वो उसे वेरीफाई ना करेगा तब आपको अपना क्वेश्चन को रीचेक करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने डिटेल से पहला समझा दिया। दूसरे वाले को मैं थोड़ा सा जल्दी से समझा देता हूँ। इसमें क्या है, मोड 11 है। तो ये है कॉन्ग्रुएंस दिया गया, ए बी सी और पी की वैल्यू लिखते हैं क्योंकि ये इसके इक्विवेलेंट है। तो इसमें वाई और डी भी फाइंड कर लेते हैं वही फार्मूला लगा के। वाई का फार्मूला ये है, डी का ये है। वाई की वैल्यू आ गई 2x+7 और वाई को अभी यूज़ नहीं करना। डी की वैल्यू 9 आ गई है तो इसके अंदर पुट करेंगे। यहाँ से ट्रेल मेथड से एक एक सोल्यूशन हमारे पास आ गया 3। दूसरा सोल्यूशन 11 में से 3 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। दूसरा सोल्यूशन 8 है। अब दो हमारे पास लीनियर कॉन्ग्रुएंस बन गए। यहाँ पे y की वैल्यू पुट करके लीनियर कॉन्ग्रुएंस बनाते हैं। और सिंपल सा तरीके से इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। 2x+7, बल्कि ये 7 उधर जाएगा, ये -4 हो जाएगा और ये 2 के साथ, क्योंकि हमने x का कोफिशेंट 1 बनाना होता है तो यहाँ पे वो तकसीम करके x से कॉन्ग्रुएंट -2 हो जाएगा। इसमें 11 एक बार ऐड कर देंगे तो एक सोल्यूशन हमारा 9 आ गया। इधर दूसरी तरफ देखें तो 11 को एक बार जमा करें 12 आ जाएगा, 2 के साथ तकसीम होकर 6 आ जाएगा। तो 6 और 9 इसके दो सोल्यूशन निकले हैं। तो ये बहुत ही आसान है क्वेश्चन, जस्ट आपको तरीका आना चाहिए, आगे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन वो भी सेम इसी तरह का है। सोल्व, ये क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस है, इसमें भी ए बी सी गिवन है, इसको इसके इक्विवेलेंट कहते हैं। तो वाई की भी वैल्यू और डी की वैल्यू भी लिख लेते हैं। पी फिर से यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे वाई स्केयर कॉन्ग्रुएंट टू 10 है। अब हमने ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका कॉन्ग्रुएंट स्केयर करने से 10 रिमाइंडर आता हो। तो वो है 6 कैसे, 6 6 36, 36 को 13 पे तकसीम करें, 13 दूनी 26 और रिमाइंडर 10 बचता है। तो 6 इसका सोल्यूशन होगा। अब 13 में से 6 को निकालने तो 7 भी इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, ये किधर आ गया, हाँ, तो 7 भी उसका सोल्यूशन होगा। अब यहाँ पे दो हमारे पास बन गए लीनियर कॉन्ग्रुएंस। लीनियर कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व करेंगे तो एक हमारे पास 6 आ जाएगा, एक हमारे पास 4 आ जाएगा। तो इस वीडियो में मैं इतना ही समझाता हूँ, फिर अगली वीडियो में मैं अगले पेज समझाऊँगा। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। खुदा हाफिज़।